हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं पंच तत्वों के नए सीरीज़ भूमि सीरीज में, जिसमें हम लोग 70 बीपीएससी टारगेट बैच पर चर्चा करेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग चर्चा करने वाले, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री एक परिचय क्या है, बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें किस सीमा तक मॉडर्न हिस्ट्री को अध्ययन करना है, जिसके आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। जहाँ तक हम पंचतत्व की बात करें तो पंचतत्व युक्ति आई से एक नई पहल लाया है, जिसमें पंचतत्व एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है, जिसमें हम लोग 5 तत्व को लेकर चलेंगे, जिसका जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो सीरीज लेकर आया जाएगा, जिसमें आप लोग उसे देखकर समझकर अपने अध्ययन को और भी मजबूत आधार देंगे, जो आपकी सफलता को अंतिम रूप से सफल होने में सहायक होगा। तो इसे ही हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए क्या करें हम। जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमें अधिक अंक प्राप्त हो, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले इस टेक्निक को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाए 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास, उसमें से हम 14-15 कैसे कवर कर सके, तो आप औसत स्टूडेंट हैं तो अपने अंकों में कैसे वृद्धि कर सके, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो यह समझने का प्रयास करेंगे इस सीरीज़ में कि आपको गलती नहीं करनी है। मैं बार बार आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। एग्ज़ाम में जो सबसे कम गलतियाँ करके जाता है ना, सबसे कम गलतियाँ करता है, उसका सिलेक्शन का जो रेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ समझना है कि गलतियां आप ना करें। जो आपको क्वेश्चन की संख्या है 15 से 18, उसमें आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। विगत वर्षों में विभिन्न विषय आधारित प्रश्नों का विश्लेषण हम करेंगे। जो प्रश्न अभी तक बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, उस पर हम एक अध्ययन देखेंगे, शॉर्ट नोट देखेंगे। साथ ही देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है, पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक कौन कौन से हैं। अगर हम कुछ वर्षों का अध्ययन करें, जिसमें 69, 68, 67 री एग्ज़ाम जो हुआ था, 67 कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम अध्ययन करेंगे। उससे कुछ पॉइंट निकालें, जिसके आधार पर आपको हम बता सकेंगे कि बीपीएससी अगर प्रश्न पूछता है तो किन टॉपिक से पूछता है। क्या बीपीएससी आधुनिक भारत के सभी टॉपिक से प्रश्न पूछता है, या कुछ बाहर से प्रश्न पूछता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, या कुछ खास टॉपिक को बार बार पूछता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उसका एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जो यह बोला जा रहा था ना कि बीपीएससी 69 बीपीएससी में प्रश्न लेवल अलग था, लेवल अलग था, स्तर अलग था, कहने का मतलब, फिर उसकी प्रकृति अलग थी, या जो तत्व शामिल किए गए थे प्रश्नों में वो अलग थे। इसलिए क्वेश्चन 69 का हार्ड कहा जा रहा था, हार्ड क्वेश्चन पूछा गया। क्या यह सत्य है या सत्य से परे है, मैं इसको आज आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि बीपीएससी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ों को कवर किया जा सकता है, अगर बार बार आप अध्ययन उस चीज़ पर कर सके। मैं एक चीज़ आप लोगों को बार बार करता हूँ, सफलता आपको केवल इसलिए नहीं मिलती है कि आप सफल होने की प्रवृत्ति आप में है। सफलता इसलिए मिलती है ना कि आप एक चीज़ को, जो सफल होने के तरीके हैं ना, सफल होने के तरीके, उसको आप बार बार करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। तो आप बार बार करते हैं तो वो क्या होता है, आप प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे लेक्चर, जो शेड्यूल हम लोग बनाए हैं, कितने लेक्चर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी के लिए आपको कवर किया जा सकेगा। तो चलिए हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अधिक अंक प्राप्त करने के लिए क्या करें। कुछ नहीं, कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम क्या करें। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में कि प्रश्न पूछे गए हैं कौन से प्रश्न,
पूछे हुए प्रश्नों के टॉपिक आपको याद होने चाहिए। तो यह आपको कहाँ से पता चलेगा? PYQ से पता चलेगा। आपको दूसरा क्या करना है? दूसरे स्टेज में रिवीजन बार बार करना है, बार बार उसको क्या करना है? रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। तीसरा क्या करना है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, सेट लगानी है, सेट प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आप जहां अवेलेबल हो आप किसी भी संस्थान में ले सकते हैं। वैसे हम लोग पंच तत्व के लिए आप लोग के लिए बहुत बेहतर प्लान लेकर आए हैं, तो आप उसे ज़रूर, कल रिवील होगा, इसके बारे में बताया जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आप टेस्ट दे सकते हैं। यही 3 काम करना है आपको, जिसके आधार पर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप एक टैग लाइन जरूर याद रखिएगा, सफलता कैसे मिलती है? सफलता सफल होने वाले तरीकों को बार बार रिवाइज करने से मिलती है, बार बार दोहराने से मिलती है, दोहराने से मिलती है। ये चीज़ आप लोग टैग लाइन याद रखिएगा इसे। इसके अलावा कोई और तथ्य नहीं है कि आप सफल होने के अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, उसे कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं, किसी तथ्य को याद कर रहे हैं तो उसे कितनी बार याद करने के लिए रिवाइज कर सके हैं, किसी तथ्य का माइक्रो नोट्स बना रहे हैं तो उसे कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें याद रही एग्ज़ाम हॉल तक। और मैं 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखता हूँ, इन सब चीज़ों को आप लोग को याद रखना है कि एग्ज़ाम हॉल तक जो भी पढ़ाए गए हैं ना, पढ़ाए गए हैं, आप जो भी अभी तक पढ़ा है, जो भी अध्ययन किया है, उसका 50% भी अगर एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाते हैं तो आप 100% सफल होंगे। इसकी गारंटी है, रिसर्च है, केस स्टडी इसकी है। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, 3 जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, 1, 2, 3, उसे बार बार कीजिए, अंक अधिक प्राप्त होंगे। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितनी बार अध्ययन कीजिएगा, जितने बार खुद को तैयार कीजिएगा, उतना अधिक सफल होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे गलतियां कहाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, गलतियां वो नहीं करनी चाहिए जो असफल व्यक्ति हमेशा करता है। कौन? असफल व्यक्ति। और सफल व्यक्ति क्या करता है? सफल व्यक्ति क्या करता है? असफल व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले ध्यान रखिए, आसान प्रश्नों को गलत करके आता है एग्ज़ाम हॉल में। आसान जो प्रश्न होंगे, 1 लाइनर प्रश्न होंगे, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को गलत करके आएगा। दूसरा, बार बार वो रिवीजन नहीं करता है, बार बार रिवीजन किसी भी तथ्य को वो नहीं करेगा, रिवाइज के मोड में नहीं रहेगा। तीसरा क्या करना, एक्टिव मोड में आपको रहना है। एक्टिव मोड में वो नहीं रहता है बच्चा, इसी के लिए वो असफल होता है। एक्टिव मोड कहने का मतलब है कि आप किसी भी समय आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उनके संदर्भी चीज़ों को याद रखें। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया WHO के बारे में, अभी चर्चा में चल रहा है, आपको एमपॉक्स चल रहा है, करंट में हाल ही में घटना घटी है, इससे संबंधित न्यूज है, तो WHO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोले कि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब BPSC इसका आपको दायित्व तो नहीं ले रखा है ना कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, तो उनको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आप BPSC इसके लिए बैठे रहती है कि इन जैसे अभ्यर्थी जो आपको अराउंडिंग जो चीज़ें चल रही है, करंट अफेयर्स हो या सब्जेक्ट की बात हो, उसको याद ना रख रहा हो, ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए बैठे ही है। वो 100% ऐसे स्टूडेंटों का चयन करेगी जो उसके मानक पर क्या करे, मानकों पर खरा उतरे। तो वो इसके लिए आपको वैसे प्रश्न पूछेगा जिसके आधार पर वो आपका सिलेक्शन करे। और सफल अभ्यर्थी क्या करता है, यही सब कमियां को वो दूर करता है। जो कमियां हैं उन सभी को दूर करेगा, उसके आधार पर अध्ययन अध्यापन करेगा। अर्थात वह सफल बनना आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सफल बनने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूनतम गलती करना है। न्यूनतम गलतियां करनी है एग्ज़ाम हॉल में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप 0% अगर गलतियां करते हैं तो यह 100% सिक्योरिटी देगा। अगर आप 10% करते हैं गलतियां तो याद रखिएगा आप 90% आपकी सक्सेस रेट होगी। अगर ये 20% होगा तो गलती करते हैं तो 80% सक्सेस रेट होगा। आप इसी तरह बढ़ते जाइए, 50% आप गलती करेंगे तो आप 50% चांसेस रहेंगे। और ध्यान रखिएगा आप इससे नीचे जा रहे हैं, 80 से नीचे जा रहे हैं, आपके सिलेक्शन का रेट ऐसे ही न के बराबर होगा। तो इस रेशियो को याद रखना है,
जितनी कम गलतियाँ उतना ही अधिक सिलेक्शन का रेट होगा आपके सिलेक्शन होने का। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए विगत कुछ वर्षों में प्रश्न जो पूछे गए हैं, अगर हम बात करें इतिहास का, भूगोल का, भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी का, अर्थशास्त्र का, समान विज्ञान, बिहार विशेष की बात करें, समसामयिकी करंट की बात करें, गणित की बात करें, तो आप एक अच्छी संख्या में आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात करें अगर प्रत्येक वर्ष के तो अमूमन हर साल आधुनिक भारत के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। इस साल पिछले साल जो 69 का बीपीएससी तो कुछ संख्या में प्राचीन भारत से मध्यकालीन के प्रश्न अधिक पूछे थे, जिसके कारण आधुनिक भारत के प्रश्न कम हो गए थे। फिर भी अमूमन देखिएगा कि आपको प्रश्न की संख्या सर्वाधिक हर वर्ष आपको 2 ही सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, 2 से 3 सब्जेक्ट, जिसमें हम बात करेंगे आपको करंट अफेयर्स का, दूसरा आपको साइंस का, तीसरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का। यही 3 रेशियो के साथ यह सब्जेक्ट वेरी करेगा, या तो आपको हिस्ट्री के अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो साइंस के अधिक, या तो फिर करंट के। यही 3 क्या करना, आपको अच्छे से अगर पकड़ लेते हैं तो आपको कम से कम कितने प्रश्न, देखिए आपको कम से कम 80 प्रश्न आपके यहाँ पर हाथ में सॉल्व होंगे। तो इन अगर सब्जेक्ट को बेहतर से करते हैं तो चांसेस अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना हिस्ट्री में जो बहुत आसान होते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे, एक नज़र में देखेंगे चीज़ों का। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम 60 से लेकर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 के प्रश्नों की बात करें तो किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, यह टॉपिक की संख्या जो बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछती है। इस चार्ट को, फ्लो चार्ट को अच्छे से आप कवर कीजिएगा, यहाँ से आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी कि हम इतने बड़े सिलेबस को, मान लीजिए पूरा समुंदर है आधुनिक भारत का पूरा समुद्र है, तो उसमें से हम क्या पढ़ें जो बीपीएससी प्रश्न बार बार पूछ रही है। तो ये क्या इतना से प्रश्न आ रहा है या पूरे से प्रश्न आ रहा है, आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझिएगा तो आप अध्ययन अध्यापन नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस अध्ययन अध्यापन को करने के लिए ध्यान रखिएगा, इलेक्शन आपको इलेक्ट होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, आप उन मूल तत्वों को जरूर आपको पता होना चाहिए जो प्रश्न बीपीएससी पूछ रहा है। तो हम बात करें 69 का ये रेशियो लेके चले तो ध्यान रखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से एक प्रश्न पूछा, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ जो रही थी, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक नीतियाँ, वहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार से जनजातीय किसान आंदोलन से एक प्रश्न, सामाजिक धार्मिक सुधार से एक भी प्रश्न 69 में नहीं पूछा, ना 68 में पूछा। आपको 1857 की क्रांति से आपको एक प्रश्न था, 68 में वो भी प्रश्न नहीं थे। क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपको 69 में थे ही नहीं, 64 आपको 68 में 4 प्रश्न थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 3 क्वेश्चन थे आपको, पर 68 में ध्यान रखें 6 क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ ध्यान रखने किस विषय पर, हमको टॉपिक पर ज़्यादा विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यार, राष्ट्रीय आंदोलन से हर साल आपको प्रश्न की संख्या अधिक रही है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में हम राष्ट्रीय आंदोलन में बात करेंगे विशेष रूप से और भी चीज़ों पर। फिर उसका गवर्नर जनरल, उसके कार्य से आपको 4 प्रश्न पिछले बार थे 69 में। इसी तरह कांग्रेस अधिवेशन से 1 क्वेश्चन, और विभिन्न संगठनों संस्थाओं से 1 क्वेश्चन, और पत्र पत्रिकाओं से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपको किन विषयों पर अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर इस चार्ट को हम देखें तो एक अध्ययन है कि आपके टॉपिक कितने ही हैं जिससे प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, और आपके सिलेबस में इतना ही चीज़ों को जिक्र सिलेबस बीपीएससी ने नहीं किया है। पर बीपीएससी ने क्या किया, बीपीएससी ने विगत प्रश्नों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं। अगर विगत प्रश्न हम देखें, विगत वर्षों के प्रश्न को, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि बीपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, उसके आगे हम बात करें, इस चार्ट के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या किया है 69 में। देखिए 69 में कुछ में सेक्शन बनाया जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं, प्रश्न को आप उसी संदर्भ में देखने का प्रयास कीजिएगा और अपने सिलेबस को तैयार ऐसे ही कीजिएगा। 69 में हम बात करें, 69 और 68 के बीपीएससी की हम बात कर लें, वुड डिस्पैच 1854 से प्रश्न पूछा, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से प्रश्न हुआ, लॉर्ड मेयो के 1870 का संकल्प से प्रश्न हुआ, खोज खर्चा और जन्म स्थान से। अर्थात ब्रिटिश जो शुरुआती दौर में काम कर रही थी, ब्रिटिश उपनिवेश जैसे कार्य कर रहा था, वहाँ से प्रश्न आपको 4 टॉपिक से देखने को मिलता है। इसी तरह 68 में प्रधानमंत्री एटली की घोषणा थी, महावाल जो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, महालवाड़ी, ये इस प्रकार के प्रश्न थे रैयतों के संदर्भ में, वहाँ से
प्रश्न आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरे टॉपिक में ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार से प्रश्न थे। तो लॉर्ड मिंटन के कार्य में जो सुधार हुए थे। तो इस तरीके से देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो आंदोलन करता थे उससे संबंधित कुछ सुधार की बात हुई थी, वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। राष्ट्रीयता की भावना, अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की बात करें, उसके बाद राष्ट्रीय जो आंदोलन शुरुआत हुए उसके क्रम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप देखते होंगे फिर कि बक्सर की लड़ाई 1857 के विद्रोह की विफलता से प्रश्न थे 69 में। तो अर्थात लड़ाइयाँ जो हुई, युद्ध जो हुए हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे प्रश्न आपको पूछा गया है। युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा था। पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध से प्रश्न था। तो आप देख रहे हैं कि आप युद्ध और जो क्रांति है वहाँ से एक टॉपिक से प्रश्न आपको लगातार पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट 69 की बात कर लें, 69 और 68 में महात्मा गांधी के भूख हड़ताल से अर्थात गांधी ईरा से प्रश्न पूछा जाता है। गांधी ईरा में चंपारण आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई जो थी, आपको उससे प्रश्न पूछा गया। कैबिनेट मिशन से प्रश्न पूछा गया। अर्थात गांधी के तीनों चरण जो प्रश्न थे, तीनों चरण से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम देखेंगे। और यहाँ मुख्य रूप से 2 चरण इंपॉर्टेंट है गांधी जी के, पर प्रारंभिक एक चरण में इसलिए बोलता हूँ कि गांधी जी के आने से पूर्व भी कुछ घटनाएं ऐसी थी जो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगर हम 68 की बात करें तो उसमें स्वदेशी के एवं बहिष्कार, भारतीय स्वतंत्रता के में संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान से प्रश्न था। असहयोग आंदोलन, एक समानांतर सरकार जो था आंदोलन चलाया गया था, तो उस तरीके से प्रश्न पूछा। किसान नेता बाबा रामचंद्र 1920 में उनके उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो महात्मा गांधी जी के द्वारा निर्मित किया गया उनसे प्रश्न पूछा है। सीमा आयोग, रेड क्लिफ के बारे में प्रश्न पूछा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कैबिनेट मिशन, तो आपको 68 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अगर हम संगठन और संस्थापक से प्रश्न यहाँ पूछा गया 69 में, और 68 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था 69 में। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जयसप्रू और चिंतामणि से प्रश्न आपको 69 में अर्थात संगठन से प्रश्न पूछा है। राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन से एक प्रश्न पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि इस साल गांधी के ईरा से तीनों चरण से प्रश्न पूछ रहा है और आपको संगठन से और कांग्रेस के अधिवेशन से एक प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है। पत्र पत्रिका से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 68 में और 69 में तो था ही नहीं, तो आपको यहाँ से भी आपको चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है। तो पत्र पत्रिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 67 री एग्ज़ाम की बात करें, 67 बीपीएससी की बात करें, आपको मैं चीज क्यों दिखा रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे है कि आप लोग भटक जाते हैं, बहुत भटकते बहुत है कि आपको कवर करना है, सिलेबस बहुत लंबा है, चौड़ा है, कैसे सिलेबस कवर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कम से कम 60-62वीं से लेकर 69 तक बीपीएससी का चार्ट आपको बनाना चाहिए कि टॉपिक चार्ट, जो प्रश्न क्या आ चुके हैं, जो प्रश्न आपको मिलेंगे। मान लीजिए 1857 का विद्रोह का प्रश्न आपको मिल रहा है 69 में, तो सोचिएगा 69 में ये प्रश्न आए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। अब बंगाल विभाजन बार बार आया है तो बंगाल विभाजन को बार बार रिवाइज करना। देखिए रैयतवाड़ी यहाँ भी पूछा है, और आपको देखिए यहाँ पिछले स्लाइड में जाए तो वहाँ भी आपको यह बंगाल का आपको रैयतवाड़ी से पूछा ना सिस्टर, देखिए यहाँ पर महालवाड़ी से। तो इस प्रकार से भूमि जो सुधार आंदोलन, भूमि के संदर्भ में जो नियम कानून बनाए गए थे वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको समझने की आवश्यकता होगी। देखिए 1857 क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान की बात हुई। 1857 में आपको भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में रूप में वर्णित कौन है अर्थात लेखक के नाम में। तो एक ही साल में 2 प्रश्न आपको पूछे गए 1857 क्रांति में। तो आपको जब तक नहीं पता होगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, रिपीट कौन कौन बार बार हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे कवर कर पाइएगा। केवल हवा में तीर लगेगा, टारगेट हो ही नहीं पाएगा। तो पता चलेगा आप तो डेली आपको 12 घंटा पढ़ रहे, 18 घंटा पढ़ रहे, कुछ बच्चे 18 घंटा तक पढ़ जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम निकालना। आप एग्ज़ाम को 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़िए, पर संक्षिप्त रूप से पढ़िए, पर सारगर्भित पढ़िए, सारगर्भित रूप से पढ़िए कि मुझे एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है जिसके आधार पर मेरा अंक अधिक आए, जिससे मेरा सिलेक्शन हो। सीधा सा फंडा एग्ज़ाम का क्या होता है, अधिक अंक जो लाएगा प्रीलिम्स में, प्री में, उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो जो अंक अधिक नहीं लाएगा उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। कट ऑफ मान लीजिए 98 हुआ तो कट ऑफ आपको 98 लाना ही लाना है। तो आप कट ऑफ अर्थात अधिकतम अंक लाने के प्रयास करने चाहिए। मेंस में वही कंडीशन है, तो आपको अधिकतम अंक लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करें
67 और 67 कैंसिल जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए गांधी जी की इरा से कितना प्रश्न पूछा, सुखदेव की फांसी, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, खुफिया रेडियो के बारे में, सरदार उधम सिंह, कैबिनेट मिशन, गांधी इरविन समझौता, चोरी चोरा कांड, जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल। आपको देखिए यहाँ पर हजारीबाग जेल से आपको लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस शहीद और स्वराज द्वीप का निर्माण कब किए थे, जापान में जब उनका जापान वो गए थे, उसके बाद अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम बताए थे ना, बदले थे ना, उससे प्रश्न पूछा। इसी तरह से आप देखते हैं आपको 67 के कैंसिल में प्रश्न यहाँ से पूछे गए। आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस देखिए, नेताजी कब बोला गया, फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया गया, चटगांव सस्तागर, सूर्यसेन, अंतिम सरकार वित्त मंत्री कौन थे। तो इस तरीके के टॉपिक आप निकालिएगा, चीज़ों को समझ में आइएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 67 का जो कैंसिल एग्जाम हुआ था उसमें 3 प्रश्न आपको पूछे गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रथम महिला अधिवेशन, 2 अधिवेशन पूछ दिया था, एक बिहार के स्पेशल से हम देख लेंगे और आपको एक जनरल वे से देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन से हुए थे। तो आपको तय करना होगा कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं। दिशा आपकी जब सही होगी तो दशा भी सही होगा, सीधा सा अर्थ समझिएगा। जब दिशा सही होगी तो दशा भी आपका सही होगा, नहीं तो हवाबाजियाँ करते रहिएगा सभी लोग कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, बार बार नहीं हो रहा। रीज़न उसके पीछे है कि आप सीधा सा समझिएगा, जो जॉब में बच्चे होते हैं, जॉब में जो बच्चे करते हैं उनका सिलेक्शन बार बार होता है। क्यों होता है? कि वो टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर करके रखते हैं कि हमको इसी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है ना। युक्ति आईएएस पर आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती, समझाई जाती, जिसके आधार पर आप चीज़ों को कवर कर सके। अब देखिएगा 69 का जो हवा उड़ा था कि बहुत टफ क्वेश्चन था, तो मैं कुछ तथ्य दूंगा जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे क्या ये प्रश्न वाकई टफ थे या केवल परेशानियाँ क्रिएट की गई थी। देखिए वुड डिस्पैच 1854 से प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया, इससे पहले जगह 69 से पहले प्रश्न पूछे गए या नहीं पूछे गए। क्या ये शिक्षा का माध्यम था, महिलाओं के शिक्षा का व्यवसायिक प्रशिक्षण था। आपको प्रश्न वुड डिस्पैच से आपको लगातार प्रश्न में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको जब तक नहीं पता होगा कि वुड डिस्पैच कब कब पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया, उसके कौन से पार्ट पूछे गए हैं, अर्थात कहने का मतलब PYQ अच्छे से आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप क्या करिएगा, बेहतर आपका नंबर आएगा ही नहीं, अंक आएगा ही नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप इसको देखिएगा UPPCS में इसका रिवीजन है, इसके टॉपिक में अगर ये दोनों सेक्शन को ले लिया जाए, UPPCS के एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन यूज किए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको तभी सॉल्यूशन होगा जब आप PYQ सभी जो UPSC हो और अदर PCS की बात करो, मैं जैसे BPSC की बात करो, UPPCS, MPPCS, RAS, छत्तीसगढ़ PCS को आप लोग जरूर देखिएगा। ये BPSC के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछता है, तो छत्तीसगढ़ PCS को अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, JPSC के क्वेश्चन हो गए। फिर आपको SSC लेवल के कुछ क्वेश्चन जो 1 लाइनर टाइप के होते हैं वो भी प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो हिंदी स्टेट जितने PCS है आपको उसके PYQ को सॉल्व करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें दूसरे प्रश्न पर, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट। क्या वर्नाकुलम प्रेस एक्ट इससे पहले 69 से पहले कभी BPSC ने नहीं पूछा है या किसी अन्य PCS में। बस आपको ध्यान रखना पहले क्या होता था, एक प्रश्न लॉर्ड लिटन द्वारा जारी किया, एक या किसी ईयर में आया होगा, मान लीजिए 2010 में आया मान के चलिए। फिर गैंगिंग अधिनियम है या किसी एग्ज़ाम में आया 2020 में मान के चलिए। किसी भी एग्ज़ाम, हम ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम की बात करें जो कंपटीशन एग्जाम लेता है उसमें हम बात कर रहे हैं। इस अधिनियम में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। क्या यह प्रश्न आपको किसी एग्जाम में मान लीजिए 2005 में पूछा है मान के चलिए, तो क्या इसमें से किसी भी ईयर में आपको रिवीजन नहीं करिएगा PYQ को। BPSC क्या किया है, 3 ईयर के प्रश्न को एक जगह कलेक्ट कर दिया है और 1 लाइनर जो प्रश्न थे उसको ही कलेक्ट किया है। तो इससे एक क्या हुआ कि सही उत्तर को चयन करने के लिए एक विकल्प दे दिया। अब इसको पहले से BPSC के बच्चे जो थे 69 से पहले वो अध्ययन करते ही नहीं थे इस पैटर्न पर, वो 1 लाइनर याद करते थे जैसे अन्य एग्जाम में पूछा जाता था। तो आपको यह पता होना चाहिए, टफ नहीं था, प्रकृति जरूर चेंज कर दी गई थी BPSC की कि जिसके पूछने के पैटर्न में है ना हम अन्य विकल्प को भी लेकर चलेंगे, जैसे 2-4 विकल्प लेकर चलेंगे, हम कथन कारण में कुछ चीज़ों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम
अपना थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे। तो क्या ये सारे प्रश्न, आप ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सारे प्रश्न पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं? अगर PYQ आप लोग लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते होंगे किसी भी प्रकाशन का लेकर, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। और नहीं मिला है तो आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। केवल हवाबाजियाँ में एग्ज़ाम नहीं निकला करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम अफसर बन जाएंगे, अफसर बनने के लिए हम पटना या तो दिल्ली चले जाते हैं, मोटी रकम हम देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में बैठ के भी बस ऑनलाइन चीज़ों को कवर करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आप जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ना, पूछे जाने वाले प्रश्नों को, टॉपिक को और उसके अतिरिक्त जो भी तथ्य हैं पूछे जाएंगे, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन आराम से अलग तरीके से होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम पूछे, देखिए 1870 का लॉर्ड मेयो का प्रश्न, क्या केंद्रीय प्रांतीय वित्त विभाजन का यह पहला कदम था? प्रांतीय सरकारों कुछ सेवाओं को प्रशासनिक अधिनियम थे। इसी तरह के कुछ प्रश्न कोटेशन दे दिए जो आपको यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। आप इसका प्रीवियस ईयर जाके देखिएगा, PYQ को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसके प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं। लॉर्ड मेयो से प्रश्न आपको SSC में भी पूछे गए। SSC CSC टायर 1 के एग्ज़ाम थे 2019 में, वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरा था पर आपको प्रश्न लॉर्ड मेयो से ही पूछा गया। तो आपको जब लॉर्ड मेयो से प्रश्न, BPSC में लॉर्ड मेयो से प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन सही उत्तर थे, सारे उत्तर सही थे। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ कोई डिस्कशन क्वेश्चन का नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन के पैटर्न को समझा रहा हूँ कि प्रश्न क्या पूछे गए, वाकई नए प्रश्न थे या पहले के पूर्ववर्ती प्रश्न थे। मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि BPSC के 150 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जिसमें से मैंने मैथ को काउंट नहीं किया था, करेंट को काउंट नहीं किया था, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचे, जैसे हिस्ट्री बचा, पॉलिटी बचा, ज्योग्राफी बचा, साइंस बचा, इन सारे और इकोनॉमिक्स, इन सारे टॉपिक से 72 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको PYQ में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन वो हैं। अब 72 क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा। मेरे बोलने, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, या आप इन सब्जेक्टों को मिलाइएगा। जो इसके प्रश्न 69 में थे, 69 के प्रश्न थे, वो किसी न किसी PYQ में आपको पूछे गए। वो चाहे UPSC हो, BPSC हो, UP PCS हो, MP PCS हो, RAS हो, छत्तीसगढ़ हो, फिर झारखंड हो, इस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको इसके टॉपिक ज़रूर पूछे। अर्थात कहने का मतलब, टॉपिक को पढ़ना है, समझना है तो आपको PYQ पर कमांड करना होगा। कमांड नहीं कर पा रहे आपने, सिलेक्शन में कुछ कमी ज़रूर छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ कर पा रहे, देखिए कमांड हो जाने के बाद अंक कम आ रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरे तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। पर सीधा सिलेक्शन में प्राथमिक, अगर हम सीढ़ी बात बोले, प्राथमिक सीढ़ी बात करें तो आपको PYQ इम्पॉर्टेंट है कि सारे एग्ज़ामों का PYQ रिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको इसको, क्या आपको मुझे बताइए, क्या यह प्रश्न क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फांडियन मैगनल से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं? आप जाके UP PCS के प्रश्न उलटिए, फिर आपको RS के प्रश्न उलटिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रश्न उलटिए, वहाँ पर जाकर देखिएगा, इनके चारों के नाम आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में अगले प्रश्न पर। देखिए, क्या होम रूल से प्रश्न कभी नहीं पूछे? सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो के कौन सा क्रम सही है कालानुकाल में? क्या ये प्रश्न नहीं पूछा? UP PCS में जाइएगा, PYQ देखिएगा, आपको यहाँ से मिलेगा कि यह तो UP PCS का प्रश्न ही था और यही प्रश्न सेम टू सेम UP PCS ने पूछ रखा है। तो जाके एक बार मिलाइएगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ जाके एक बार जरूर मिलाइए। केवल हवाबाजियाँ मैं नहीं करता हूँ, केवल तथ्य के साथ बातें करता हूँ। केवल मेहनत आपको करनी होगी, इसके लिए मेहनत आप करेंगे, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा सफल तो आपको होना है ना, अधिकारी आपको बनना है। अब आपको चीज़ों को लेकर सपने, आपके सपने हैं, आप इस चीज़ को समझिए। मेहनत जब तक नहीं करिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब मेहनत सही तरीके के करने होंगे, सही तरीके के और सही दिशा में होनी चाहिए। मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, इसी रास्ते पर आप चलो।
आप रास्ता चलोगे, इसी रास्ते पर आपका पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अच्छी किस्मत रही तो इंटरव्यू में अच्छे अंक आएंगे तो आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन जरूर होगा। दो मेजर फैक्ट है मेंस और इंटरव्यू का, जो आपको लेखन क्षमता, आपके विश्लेषण पर आपको क्या करता है, आंकलित होता है। पर पीटी पूर्णतः आपको रिवीजन पर ही डिपेंड है कि रिवीजन आप जितना बार करेंगे पीवाईक्यू को उतना सिलेक्शन की रेट बढ़ जाएगी। अब देखिए लॉर्ड लिंटन किससे संबंधित है, शस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से, इल्बर्ट बिल से, स्ट्रेची कमीशन से। तो आप सोच के देखिए क्या लॉर्ड लिंटन के बारे में, अभी मैंने पीछे के प्रश्न में ही लॉर्ड लिंटन के बारे में चर्चा किया था। तो देखिए बीपीएससी ने हिंट्स भी दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं हिंट दिया। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि लॉर्ड लिंटन से क्या प्रश्न पहले नहीं पूछा था, तो आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि नहीं प्रश्न आपको जरूर पूछे गए हैं पहले पीवाईक्यू में। बक्सर की लड़ाई क्या 69 से पहले कभी एग्जाम में नहीं आया, किसी भी एग्जाम में नहीं आया। किस संधि के साथ आप संगोली, बेसिन, सालबाइज, यहाँ बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछ रखा है, यूपी पीसीएस ने यहाँ से प्रश्न पूछ रखा है। तो आप जाके एक बार रिवाइज कीजिए पीवाईक्यू का। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा किस आंदोलन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार बनाया। तो क्या इससे पहले कभी नहीं यह प्रश्न पूछा गया है, आज से पहले 69 से पहले। तो यह प्रश्न जरूर पूछा गया है आपको पीवाईक्यू। देखिएगा ऐसा नहीं केवल पीवाईक्यू कहने का अर्थ केवल बीपीएससी है, यहाँ पीवाईक्यू का मतलब होलिस्टिक जो एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें आप यूपीएससी की बात कर ले और पीसीएस की बात कर ले, जो हिंदी स्टेट पीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ, आपको वहीं से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। जितना बार रिवाइज कीजिएगा, अभी भी समय है, 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार रिवाइज हो आपको ज़रूर रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। चलिए इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से बारे में। एक जन आंदोलन था, प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार के मुद्दे समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे गए, मेंस में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं जहाँ पर आप इसकी चर्चा करते हैं कि समाधान क्या क्या उठाया गया था। तो आपको ध्यान रखना क्या यह कितना ईजी क्वेश्चन है। अगर ये सब गलती हो जाता है ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप उन प्रश्नों के साथ जरूर फाइट कर सकते हैं जो नए प्रश्न हैं, जो पहली बार प्रश्न पूछे जाएंगे। नए टफ क्वेश्चन होंगे, यूपीएससी के कुछ प्रश्न होंगे जो टफ होंगे, अगर वो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। पर इजी प्रकार का प्रश्न गलत हो जा रहा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर नहीं होगा, इस चीज़ को मान के चलिए। नेक्स्ट है सूची मिलाने कहा था कि सूची 1 में कोई सभा बनाया गया था, उसका संस्थापक कौन थे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए बीपीएससी में। इसी तरह की इसे अम्बाबाई एक स्वतंत्रता समय, हाँ ये क्वेश्चन आपको पहली बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। तो आपको याद रखना होगा ये प्रश्न, आपको ध्यान रखिएगा। जब गांधी जी का इरा था, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हम नमक सत्याग्रह के बाद की घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, उस समय की भारत में जो भी महिलाएं थी उनके संदर्भ में ये सब चीज़ें आपको चल रही थी। तो भारत महिलाओं के संदर्भ में जो आपको घटनाक्रम देखता है, महिलाओं की भूमिका की बात होती है, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। यह यूपी से प्रश्न आपको उठाया गया, तो आप जरूर एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें किसने कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, कैबिनेट मिशन के। तो क्या कैबिनेट प्रश्न, यह रिपीट बीपीएससी का क्वेश्चन ही है। बीपीएससी ने इसे कई दफ़ा प्रश्न पूछा, यहाँ से 3 या 4 बार मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, इसी प्रश्न को बीपीएससी ने रिपीट कर रखा है। तो यही ऑप्शन, सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जब तक पीवाईक्यू को नहीं सॉल्व कीजिएगा, चीज़ों को सॉल्व आउट नहीं कर पाइएगा, इस चीज़ को मान के चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ पीवाईक्यू का मतलब पीवाईक्यू सब होता है, केवल बीपीएससी का नहीं होता। फिर सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो है के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किनका है। तो आप याद है मेंस में भी इस चीज़ को लिखते हैं, प्लस बीपीएससी ने आपको यहाँ से प्रश्न पूछा है। इससे पहले आपको याद रखना है यूपी पीसीएस यहाँ कितनी बार प्रश्न पूछा है, यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत से। हालांकि प्रश्न के नेचर अलग हो सकते हैं पर प्रश्न तो वही है ना। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया, सीधा सा लॉजिक प्रश्न आपको पूछा गया था। तो आप इन सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे वो आपको पहली बार मौलिक अधिकार किस
प्रस्ताव रखा गया, यह प्रश्न है। तो मौलिक अधिकार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस जो संगठन अधिवेशन करती थी, सत्र बुलाती थी, उससे संबंधित प्रश्न है। तो क्या आपको इससे संबंधित प्रश्न पहले नहीं पूछे गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपको बार बार पूछे गए। बीपीएससी ने भी यह प्रश्न पूछा है, रिपीट प्रश्न है बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है। तो आप इन सब चीज़ों को जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन शायद इस एग्जाम का था 69 का। 1857 के विद्रोह की विफलता में क्या कारण, कौन कौन से कारण थे? तो क्या आप नहीं पढ़ते इसे? बार बार सोचिएगा, ये कितनी दफ़ा आपको यह ऑप्शन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, आरएस में एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो आपको क्या करना, PYQ जो आपको यूपीएससी प्लस पीसीएस का जिसमें एक साथ संग्रह हो, पीसीएस का संग्रह, उसे बार बार रिवाइज करना। सीधा सा शब्दों में समझिए, जितनी दफ़ा रिवाइज कीजिएगा आपकी गलतियों का स्तर कम होगा, गलतियों का स्तर जो होगा कम होगा। अर्थात 0% पर जिस दिन आप आ गए हैं कि गलतियां आपसे कम हो रही, आपके सिलेक्शन होने का रेट सबसे अधिक होगा। अगर मान लीजिए सीधा सा अर्थ ही और दूसरे शब्दों में समझे, अगर 10 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप 10 के जितने दूर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 5 आ रहा है तो आप उतना ही दूर रहिएगा, 6 आ रहा है तो आपको 4 लड़कों से, 4 अभ्यर्थियों से दूर रहिएगा, 7, 8, 9 जैसे होगा। 10 बाय 10 बच्चे देते हैं। आपको डेली MCQ कराया जा रहा है, क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। सभी के लिंक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप जुड़ सकते। युक्ति ऐसे बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। नए वर्जन के साथ हम लोग आए हुए हैं। आप पंच तत्व के साथ जुड़िए, जो भी बच्चे हैं पंच तत्व सिलेक्शन लेना है, पंच तत्व से जरूर जुड़िएगा। आप लोग को सारी चीज़ें कल मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए कुछ चीज़ों को समझिएगा। अब इतनी बातें हम कर रखे हैं तो इसको कितना जल्दी हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसको हमने 15 लेक्चर में सॉर्ट आउट करने की बात करें। 15 लेक्चर केवल लेंगे जिसमें हम सारे मॉडर्न हिस्ट्री जो बीपीएससी में प्रश्न पूछता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। क्योंकि ये जो मॉड्यूल बनाया गया है ना, आपको PYQ के आधार पर जो भी एग्ज़ाम आपको यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरएस में, जितने भी पीसीएस है, जो हिंदी स्टेट पीसीएस है, जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उससे कोऑर्डिनेट करके यह आपको क्लासेस बनाई गई है। वह आपको टॉपिक में जो बातें, जैसे मैंने एशियन हिस्ट्री में आपको चीज़ें पढ़ा रखा है ना, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिसके आधार पर आप केवल वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम में आए। आपको केवल सिलेक्शन लेना है और इस टेंडेंसी के साथ आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो हम लेक्चर की बात करें तो पहले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज इंट्रो था इसलिए चीज़ों को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लासेस, जो आपको शेड्यूल 1 वीक का दिया गया है उसी के अनुसार। अब लेक्चर 2 में हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास। लेक्चर 3 में भारत में अंग्रेजों के आर्थिक नीतियाँ। लेक्चर 4 में आपको भारत में अंग्रेजों के सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ क्या की थी, समाचार पत्रों का विकास। लेक्चर 5 में देखेंगे। लेक्चर 6 में सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो थे उसको देखेंगे। लेक्चर 6 में 1857 का विद्रोह, संपूर्ण तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। लेक्चर 8 में नागरिक और जनजातीय विद्रोह से संबंधित टॉपिक को देखेंगे और इसका संबंधित PYQ याद रखिएगा। इससे संबंधित जो भी क्लासेस उसका PYQ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको रिवाइज कराया जाएगा। डेली 50 क्वेश्चन रिवाइज कराए जाएंगे नए पंच तत्वों में। आपको उसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज भी आपको लगातार दिया जा रहा है। 269 टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, कॉम्बो पैक जो आएगा उसमें। तो आप जितना अधिक रिवीजन कीजिएगा प्रश्नों का, उतना डॉट सॉल्व होगा आपका, उतना ही सिलेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें, लेक्चर 9 में बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी चरण। उसके बाद लेक्चर 10 में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन उग्रवादी चरण। लेक्चर 11 में क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रथम और द्वितीय चरण। और कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन, टोटल अधिवेशन जिस पर महत्वपूर्ण रूप से बातें होंगी, हम चर्चा कर लेंगे। लेक्चर 13 में गांधीवादी चरण का प्रथम, लेक्चर 4 द्वितीय चरण, गांधीवादी का तृतीय चरण। लेक्चर 15 में आपको 15 लेक्चर जिसकी क्लासेज होंगी और उसी में हम संपूर्ण आपको जो बीपीएससी का सिलेबस है, संपूर्ण बीपीएससी के सिलेबस के चीज़ों को कवर कर देंगे। जहाँ से आपको अगर 18 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 18 प्रश्न यहाँ से जरूर होंगे। अगर 20 प्रश्न पूछ रहा है, 20 प्रश्न इसी टॉपिक से होंगे। अब 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान
रखिएगा, विषम परिस्थिति में नहीं पूछे जा सकते बट कवर किए जा सकते, उसके लिए ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर मान लीजिए नए प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, नए टॉपिक को प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अधिकतम की बात करनी है। अधिकतम आप अंकों को प्राप्त कर ले उन बच्चों से जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सा अर्थ समझिएगा, जितनी परसेंटाइल आप बढ़ाइएगा अपने स्तर पर उतनी ही बेहतर सिलेक्शन ले पाइए। चलिए फिर कल हम लोग मिलेंगे नए शेड्यूल के साथ, नई चीज़ों को लेकर। कल पंच तत्व का रिवील डे है, तो आप लोग ज़रूर आप शामिल होइएगा, चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, उसके वीडियो को देख के युक्ति आईएएस के नवीन प्रयासों को समझने का प्रयास कीजिएगा। युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ों को लेकर आएगा। नई टीम बनी है, यंग टीम बनी है, सभी लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, अरे 2 से 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचे हुए। और सफलता के लिए ध्यान रखिएगा, आपकी गलतियों को बेहतर कौन समझाता है? जो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको असफल होने के सभी तरीके पते होते हैं। असफल क्यों नहीं हो पाया वो तरीके उनको पते हैं, वो गलतियां पता है जिसके आधार पर उनको सफलता न मिल सकी और उनकी क्षमता में कोई नहीं है। मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं जो हमारे टीम में जुड़े हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएस के एग्ज़ाम में इंटरव्यू तक पहुँचे हुए। तो गलतियां कहाँ रह गई, ये जिस दिन आप लोग समझ जाइएगा ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सफल व्यक्ति आपको मार्ग केवल यह बता सकता है ना कि सफल होने के तरीके क्या हैं, पर यहाँ पर असफल व्यक्ति आपको यह बताएगा कि असफल न होने के क्या तरीके हैं, कि आप असफल ना हो। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असफल होने वाले, क्योंकि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, सफल होने वाले की संख्या बहुत कम होती है। आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि सफलता लेनी है तो सबसे पहले अपने नेगेटिव पॉइंट को निकालना होगा, जिस पर हम लोग लगातार बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल के साथ हम आएंगे, सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जहाँ जहाँ युक्ति ऐसी नए लोगों के साथ आपको दिख रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आप सभी जगह फॉलो कीजिएगा। डू यू नो सीरीज आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका लाभ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।